नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वीरान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं अंधेरी रात की दर्दनाक और खौफनाक से भरी दिल दहला देने वाली दूसरी एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। अगर आप लोग इस कहानी का पहला एपिसोड नहीं सुने हैं तो जाके पहला एपिसोड सुन लीजिए, फिर कहानी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो आप लोग ये दोनों काम अच्छा से कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले वीडियो में बोलूं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बस इतना काम आप कर लीजिए, मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। हाँ तो दोस्तों, आपके साथ अगर कोई घटना घटी है या आपके पास भी अगर कोई भूतिया कहानी है और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपने चैनल पे लेकर आऊं, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, जिसका आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अर्चना सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी, पर उसकी नजर पीछे राहुल को देख रही थी। उसने मुड़कर राहुल का हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा, मैं और गीता सब परेशान हैं। हम जानना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सही थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डरो नहीं बेटा, प्लीज हमें बताओ क्या हुआ वहां पर। मां चाहे कितनी भी परेशान न क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को हमेशा हौसला देने की कोशिश करती है। सवाल तो इतने पूछे जा रहे थे, लेकिन राहुल जवाब किसी का भी नहीं दे रहा था। एक खौफ था उसके चेहरे पर जो अभी तक नहीं गया था। जाने क्यों कभी अचानक भागने का बोलने लगता और जब कुछ पूछा जाता तो खामोश हो जाता। वो किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। गीता उसके बगल में बैठी उसके हाथों को पकड़े हुए थी। संग्राम सिंह अब भी उन काली सड़कों पर कार दौड़ा रहे थे और जैसे इन जंगलों से जल्दी अपनी कार को बाहर निकालना चाहते थे। अगले ही पल आखिरकार राहुल ने खौफ में समाई अपनी जुबान खोला। मम्मी पापा, गीता। राहुल की आवाज बेशक अब भी डरी हुई ही थी, फिर भी न जाने अब वो कौन सा राज बताने वाला था। फिर उस कहानी की शुरुआत होने लगी जिसका इंतजार पूरा परिवार अब तक कर रहा था। जब मैं उन झाड़ियों के पीछे उस शख्स को ढूंढने गया, मैं अपनी टॉर्च लिए इस उम्मीद से आगे बढ़ा कि शायद वहां कोई जख्मी हालत में होगा, पर मुझे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए मुझे यह भी लगा कि शायद वो कोई इंसान ना हो, कोई जानवर भी तो हो सकता है जो कार से जख्मी होकर जंगल में चला आया हो। लेकिन वो जानवर हो या इंसान, उसे भी मदद चाहिए होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं झाड़ियों से आगे निकला तो मुझे काले और घने जंगल के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने वहां आवाज लगाई, कोई है वहां? हेलो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर आप वहां हैं तो प्लीज जवाब दीजिए। लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। टॉर्च की रोशनी भी उस काले घने जंगल और इस काली अमावस की रात में फीकी पड़ रही थी। मैं ठीक से नहीं देख पा रहा था। तभी थोड़ी देर की कोशिश के बाद जब मुझे यह एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है, और यह भी एहसास हो चुका था कि मैं किसी को ढूंढते हुए न जाने किस मायावी से दिखने वाले भयानक जंगल में आ चुका हूं, और साथ ही यह भी एहसास मेरे दिल को हो चुका था कि अगर कोई जानवर ही होता तो इतनी दूर जंगल में कैसे जख्मी हालत में आ सकता था। इसी एहसास के साथ मैं वापस आने के लिए मुड़ा ही था कि तभी कुछ हल्की सी आवाज मेरे कानों में आई। मैं पीछे मुड़ा, पर वहां कोई भी नहीं था। मैंने फिर एक बार आवाज लगाई, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मुझे अब तक इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि कोई हमारी कार से अवश्य टकराया था। मैं तेजी से अपनी टॉर्च लिए उस तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद मैंने देखा। इतना कहते ही राहुल की आवाज में जैसे एक अजीब सा डर थरथरा रहा था और आवाज जैसे रुक सी गई। कार अब भी संग्राम सिंह सरपट भगा रहे थे। क्या देखा बेटा? कौन था वहां? अर्चना ने पूछा। मम्मी, वहां एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद राहुल ने आगे बताया। कौन बैठा था वहां? गीता ने पूछा, जो अब पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। वो कौन था? क्योंकि जब मैं पास पहुंचा तो देखा एक पेड़ के पीछे बैठा कोई रो रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो किसी औरत की रोने की आवाज थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत
इस भयानक जंगल में बैठी क्यों रो रही है, और अगर वाकई वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो वो सड़क से इतनी दूर इस जंगल में कैसे आ गई थी? क्या तुमने उससे बात किया? और अगर उसे मदद चाहिए थी तो तुमने हमें वहां से कार भगाने को क्यों कहा बेटा? संग्राम सिंह ने पूछा, जो कि कार चलाने के साथ साथ राहुल की बात भी गौर से सुन रहे थे, और उनको अब इस बात का एहसास हुआ कि राहुल को जंगल में किसी की मदद के लिए भेजा था। खैर, उस भयानक डर के कारण सभी उस बात को लगभग भूल चुके थे पापा। जब मैं उस पेड़ के पीछे गया तो और भी हैरान हो गया। मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया ये देखकर कि वहां पर एक बूढ़ी औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैं उनके पास गया और देखा वो बच्चा बेहोश था, और जब मैंने टॉर्च से उसे देखा तो पता चला उसके सिर से खून आ रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। बच्चा बहुत ही मासूम लग रहा था, पर वो शायद बेहोश था। बूढ़ी औरत उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। मैंने पूछा, अम्मा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। आप लोग इस सुनसान जंगल में कैसे? क्या आप लोग हमारी कार से टकराए थे? माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं। क्या ये आपका पोता है? लेकिन अभी तक उस बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। अब भी वो रो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अम्मा, मैं आपकी मदद करने आया हूं। मेरी कार यही पास में सड़क पर खड़ी है। हमें जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज। पूरा जंगल एक अजीब सी आवाज से गूंज रहा था, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो सब क्यों और क्या था। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे मुझे देख ही नहीं रही थी या मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। जबकि मैं बड़ा हैरान था कि भला इस घने जंगल में कौन मदद नहीं चाहेगा। फिर आखिर ये बुढ़िया क्यों खामोश थी? तभी उसके रोने की आवाज खत्म हुई, और जैसे ऐसा लगा पूरा जंगल उसके रोने की आवाज के चुप होते ही एकदम शांत हो चुका था। ये पल इतना डरावना लग रहा था कि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। फिर उस बूढ़ी औरत ने बिना मेरी तरफ देखे खौफनाक ढंग से कहा, तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मैं बहुत घबराया हुआ था। अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल गलती मेरी ही है। कार मैं ही चला रहा था, और यह सब कैसे हुआ मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आप लोगों की मदद करने दीजिए। मैंने अपने परिवार के साथ एक पार्टी से लौट रहा था और यह हादसा गया। मैंने उन्हें जवाब दिया और माफी भी मांगी। तुम बड़े लोग कार ऐसे चलाते हो कि हम जैसे गरीब लोग तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इस दुनिया में मेरे पोते सोनू के अलावा कोई नहीं था। अब ये भी नहीं रहा, और वो रोने लगी। अम्मा, ये जिंदा है। मैंने उसकी सांस चेक की और वो चल रही थी, पर लग रहा था खून ज्यादा बह गया था। उस बच्चे के सर पर भी गहरी चोट थी, जिससे अब भी खून बह रहा था। अम्मा, खून ज्यादा बहने के कारण ये बेहोश है। आप जल्दी चलिए, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। कुछ नहीं होगा, इसको मैं वादा करता हूं, मेरा विश्वास कीजिए। मैं बड़ी ही हिम्मत के साथ बोल रहा था। जंगल एकदम शांत लग रहा था, पर भयानक और काला होता जा रहा था। स्कूल से आने के बाद सोनू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यहीं पास के एक गांव में रहते हैं। मैं गरीब हूं, इसलिए जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने सोनू और मेरा गुजारा करती थी। सोनू आज भी मेरी मदद करने आया था, और इस तेज बारिश से बचने के लिए हम एक पेड़ के नीचे छुपे थे, और शाम गिर आई, और जब बारिश रुकी रात हो चुकी थी, और इसलिए हम वह रास्ता पार कर रहे थे, और तभी वो कार इतना बोलकर बुढ़िया फफक फफक कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत के शब्दों में जितना दर्द था, उतनी ही अजीब सी भयानकता भी जाने क्यों लग रही थी। मैं माफी मांगता हूं आप लोग, प्लीज चलिए, मेरी कार यही पास में है। मैं आपकी मदद 1 मिनट। अचानक मेरे दिमाग में यह विचार कौंधा कि आज सुबह से कोई बारिश नहीं हुई थी, और आज तो क्या बल्कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। इस ठंड के मौसम में बारिश में हैरान था, और अगर इस जंगल में बारिश हुई होती तो सड़क गीली होती, पर न तो जंगल गीला था न सड़क। मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा, आज तो कोई बारिश नहीं हुई, आप कैसी बातें कर रही हैं? ध्यान से देखो अपने चारों तरफ। और तभी मेरे सिर पर पानी की बूंद गिरी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने देखा पेड़ से पानी छू रहा था, और अगल बगल जमीन पर अब पानी दिख रहा था। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया। एक के बाद एक होती इन घटनाओं ने न चाहते हुए भी मेरे मन को और डरा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी सपने में हूं,
पर मैं जान चुका था वो सपना नहीं, हकीकत ही था। जनवरी 1934 की वो भयानक रात में नहीं भूल सकती, जिसने मेरी और मेरे सोनू की जान ले ली। और उन लोगों ने हमें सड़क पर तड़पता छोड़ दिया। किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई भी मदद नहीं की। पर मदद तो हमें अब भी चाहिए। पर यह बात आज भी चुभती है कि आखिर हमारी क्या गलती थी। वो एकदम से चीख रही थी। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, पर तभी तभी मैंने देखा वो बच्चा अचानक उठ खड़ा हुआ, जिसके सर से अब भी काफी खून बह गया था और अब मानो ऐसे खड़ा हो उठा जैसे बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्का सा पीछे हुआ। अब बुढ़िया ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं घबरा गया, जो कि काफी भयानक था। उसने पास से कुछ उठाया। ओह माय गॉड, वो एक कुल्हाड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार हंसी उस जंगल में गूंज उठी। हाँ 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 हाँ, ये कुल्हाड़ी देख रहे हो, इससे मैं लकड़ियां काटा करती थी और उस दिन उस परिवार की गर्दनें काट देती। अगर मैं मर न गई होती तो। तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान, पर मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। ये अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना। पर शायद तुम्हें बता दूं, ये आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरी करेगी। हा 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 हा। वो भयानक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना एकदम बंद कर दिया था, पर अपने आप को बचाने की कोशिश मैं अब भी कर रहा था। हमें माफ कर दो, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मैंने और मेरे परिवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें लगा आप लोग हमारी कार से टकराए होंगे, इसलिए आप लोगों को ढूंढता इधर आपकी मदद के लिए आया। मैं गिड़ा गिड़ा रहा था। मेरे कदम एक एक करके पीछे जा रहे थे और अब नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट आ रही थी। पानी तो जैसे गायब हो चुका था, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। वो बुढ़िया और वो लड़का मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था, जैसे कोई परछाई उसे ढंक रही हो। तुम लोगों ने हमारे ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? बोलो, क्यों किया ऐसा? हाँ, उस बुढ़िया ने अजीब सी भयावह आवाज में कहा। मैं तो आज भी उसी रास्ते से अपने सोनू को लेकर सड़क पार कर रही थी। वो तुम लोग थे जिन्होंने हम पर गाड़ी चला दिया। क्या बिगाड़ा था हमने? बोलो, क्या चाहते हो? तुम लोग मार डालेंगे, हम सब लोगों को मार डालेंगे जो उस सड़क से गुजरेगा, जो हम लोगों को परेशान करेगा। बुढ़िया और वो लड़का हमारे खून के प्यासे लग रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से वापस सड़क की तरफ भागा। वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे और उस बुढ़िया की कुल्हाड़ी घनी रात में ऐसे चमक रही थी मानो वो हमारी खून की प्यासी हो। इसके बाद कार में सन्नाटा छाया रहा। बस यही सब हुआ वहां पर। और मम्मी, आप सच कह रही थी, भूत प्रेत होते हैं और अमावस की रात वो अपना बदला लेने के लिए रात को घूमते हैं, और आज हम यहां फंस गए हैं। कहते कहते राहुल रोने लगा। राहुल के इस वाक्य को सुनने के बाद कार में बैठे संग्राम फैमिली के तीनों सदस्य भयभीत हो चुके थे। राहुल, ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? अर्चना ने हैरानी से कहा। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता राहुल की इस कहानी से इतने हैरान थे कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो सच है या झूठ। और झूठ था भी तो राहुल ऐसी कहानियां क्यों बनाएगा? सच तो ये है कि भूतों पर विश्वास दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो उन्हें मानते हैं कि वो होते हैं, और एक वो जो उन्हें देख लेते हैं, और राहुल उन्हें देख चुका था और अर्चना और गीता शायद अब तक उन्हें मान चुके थे। लेकिन संग्राम सिंह उन दोनों ही तरह के लोगों में से नहीं थे। संग्राम सिंह के भयभीत होने का कारण शायद वो कहानी नहीं बल्कि राहुल था। राहुल, बहुत हुई तुम्हारी ये बचकानी बातें। तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करते हो। हद है। ये तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गीता और अर्चना को तो मैं समझा नहीं सकता, पर प्लीज तुम तो ये फिजूल की बातें मत करो। बस थोड़ी देर में हम इस जंगल से निकल जाएंगे और फिर घर पहुंच जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो। डर और इस रात ने तुम सबके दिमाग पर जादू कर दिया है, जो यहां से निकलते सही हो जाएगा, संग्राम सिंह ने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। हे राम, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था ये अमावस की रात मनहूस होती है, और आज राहुल ने आत्माओं को भी देख लिया और वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कहते हैं कि अमावस में भटकती शैतानी आत्माएं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हे भगवान, हमारी रक्षा करो बेटे, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अर्चना ने अपने पर्स में रखे गणेश भगवान की मूर्ति को निकालकर
भगवान का मंत्र जपने लगी। संग्राम सिंह का ध्यान अब सिर्फ गियर और स्टीयरिंग को संभालने में था। वो जल्दी से उस जंगल को पार करना चाहते थे बस। गीता, जो अब काफी घबराई हुई थी, राहुल को कसकर पकड़े हुए अब कांप रही थी। राहुल बार बार कार की खिड़की से बाहर जाने क्या देख रहा था। पापा, वो हमें यहां से निकलने नहीं देंगे। बकवास बंद करो राहुल, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है इस बारे में। पापा, आप पिछले आधे घंटे से कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अब तक ये छोटा सा जंगल पार कर जाना चाहिए था? और आप कहते हैं हम जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। उन लोगों ने कहा था वो हमें यहां से जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर चुप हो जाओ। तुम सब लोग संग्राम सिंह चिल्लाए पापा, लेकिन राहुल सच कह रहा है। हम कब से इस जंगल में ही हैं और न तो अब तक ये सड़क खत्म हुई है और न ही किसी भी दूसरी गाड़ी को आते जाते देखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जंगल और इस सड़क पर अकेले हैं। गीता ने अपने मन की बात व्यक्त की। कार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सड़क पर वाकई काला अंधेरा पैर पसारे बैठा था। सड़क वीरान थी और सड़क के किनारे बने जंगल जैसे उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। पापा, हम यहां फंस चुके हैं। निकलना नामुमकिन है बेटे, ऐसा नहीं होगा। सब ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। संग्राम सिंह, जो अब तक किसी भी भूत प्रेत को मानने से इनकार कर रहे थे, जाने क्यों उनकी आवाज गवाही दे रही थी कि वो अब अपने बेटे की कही बातों को मानने लगे थे। संग्राम सिंह को पसीना आने लगा था। शायद वो इस बात का एहसास अब कर रहे थे कि वाकई ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि कार काफी समय से वो चला रहे थे। अब क्या होगा बेटा? उन लोगों ने तुमसे और कुछ भी कहा होगा ना? क्या हम उनसे माफी मांगकर यहां से नहीं निकल पाएंगे? अर्चना राहुल की तरफ देखकर बोली, पर राहुल अब चुप था और उसकी नजरें शीशे से बाहर थीं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। किसी और के किए की सजा हम निर्दोषों को मत दो प्रभु। जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर कैसे कोई किसी व्यक्ति को मरता हुआ छोड़ सकता है और फिर उनकी आत्माएं भटकती रहती है और न वो शांत हो पाती है और न ही वो किसी और को शांति से बैठने देती है। बदला लेने को वो तड़पते रहते हैं। अनंत काल तक अर्चना सिसकते हुए बोली। वो अपने परिवार के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी कि आज ये कहर जो भयानक तरीके से आने वाला है उसे टाल दिया जाए किसी चमत्कार से। राहुल, क्या हम किसी तरह यहां से नहीं निकल पाएंगे? गीता ने राहुल की तरफ देखा, पर राहुल के चेहरे से छलकता भय अपना जवाब दे चुका था। तभी अचानक संग्राम सिंह बोले, गीता, अर्चना, राहुल सही कह रहा है। मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार संग्राम सिंह ने गंभीर होकर कहा, जो काफी देर से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गीता ने पूछा। मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जंगल में एक जगह घूमने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हम उस जगह से बार बार घूम रहे हैं, क्योंकि जंगल एक समान ही होते हैं। पर शायद अब मैं खुद ये एहसास कर रहा हूं कि गाड़ी चलाते हुए अब तक तो ये जंगल कब का पार कर लेना चाहिए था। पर यह सब क्या हो रहा है? उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, राहुल, ये बात कैसे कह सकता है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं? संग्राम सिंह ने और तेजी से गाड़ी भगाते हुए पूछा। राहुल चुप था और अब भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। ऐ जी, ये भी तो हो सकता है कि हम रास्ता भटक गए हो मम्मी पापा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर अब नहीं, हम रास्ता नहीं भटके। राहुल ने फिर अचानक ही कहा, क्या मतलब है तुम्हारा राहुल पापा? जब मैं उन झाड़ियों से भाग कर आया था और आपको गाड़ी भगाने को कहा था, तब वहां मैंने एक चीज देखी थी और वो मुझे अभी भी नजर आ रही है। क्या क्या देखा था तुमने? वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। जब हम गाड़ी में बैठ गए और जब वहां से निकले, मैंने देखा उसकी जुबान जैसे रुक सी गई। क्या देखा बताओगे भी? संग्राम सिंह चीखे। मैंने देखा कि वही पास के एक पेड़ के पास वो बुढ़िया अपने पोते के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में वो चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आ रही थी और वो दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे, मानो कह रहे हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और क्या राहुल और क्या गीता डर से चीख पड़ी। और गीता, वो लोग मुझे हर 10 मिनट के बाद सड़क किनारे उसी जगह पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो हमें बार बार उसी जगह पर घुमा रहे हैं। ये क्या बकवास है राहुल? ये सच है पापा? तो क्या हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हैं? हम एक ही सड़क पर फंस गए हैं क्या? हे भगवान! अर्चना रो पड़ी। शायद नहीं, ये कोई दूसरी चीज है।
हम एक सड़क पर नहीं बल्कि एक समय चक्र में फंस गए हैं जो हर 10 मिनट के बाद हमें पिछले टाइम पर ले जाके वहां से बार बार ले जा रही है। राहुल ने स्थिति का जायज लेते हुए कहा, भाट, ये कैसे मुमकिन है संग्राम? सिंह बोले, पापा, आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 12:10। अरे, मेरी तो घड़ी रुक गई है। मेरी भी। पापा, राहुल अपनी घड़ी दिखाकर बोला, हम सभी की घड़ी रुक गई है। यहां तक कि कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखिए, वो भी रुकी हुई है। संग्राम सिंह ने देखा, राहुल सच कह रहा था। ओ माय गॉड, मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। पापा, खिड़की के दाहिने तरफ वो फिर नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब उसी 10 मिनट का अंतिम समय आने को है। राहुल की आवाज की गर्माहट उस कार के अंदर साफ महसूस की जा सकती थी। सबकी डरी हुई नजरें इस बार एक साथ दाहिनी तरफ जंगल की तरफ थी। और फिर जो कुछ राहुल ने कहा वही हुआ। वहां वाकई वो बुढ़िया एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। वो दोनों तीखी नजरों से उस काली अंधेरी रात में उन्हें घूर रहे थे। उस गहन अंधेरे में वो दोनों काले साए की तरह नजर आ रहे थे और उनकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे वो कह रहे हों, हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं। संग्राम सिंह और उसकी फे नमिली के छक्के छूट गए। वो भयानक रात इतनी भयावह थी कि उसे बयान करना नामुमकिन था। कार अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। उन दो सायों को पूरी फी नमिली के देखने के बाद कार में डर का माहौल काफी बढ़ चुका था। पापा, अचानक राहुल चीखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कुछ उपाय सूझा है। कार रोकिए कर क्यों? संग्राम सिंह का कार रोकने का कोई इरादा न था। इस समय चक्र से बाहर निकलने का शायद एक ही उपाय है। क्या हमें उल्टी दिशा में जाना होगा? अभी हम उनके मन मुताबिक इस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम जिधर से आए थे उस तरफ वापस चलें तो शायद बच जाए। संग्राम सिंह ने सोचा। उसे शायद बात जंच गई। उसने सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है। ठीक है बेटा, ट्राई करके देख लेते हैं। संग्राम सिंह ने कार रोकी, बाएं तरफ मोड़ी और रिवर्स कर ली। कार अब उल्टी दिशा में जा रही थी। अब शायद वो भूत हमें बाईं तरफ दिखें, अर्चना बोली। नहीं मम्मी, गीता बोली, शायद अब वो हमें नहीं दिखें। मुंह किसी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे सब मौत के से निकलने के लिए बेताब थे। और वाकई कार तेजी से भागती रही और 10 मिनट के बाद भी उन्हें इस बार बुढ़िया या उसका पोता कहीं नजर नहीं आया। अब जंगल का नजारा भी बदल रहा था। राहुल खुशी के मारे बोल पड़ा, हम बच गए, हम बच गए पापा, हमने समय चक्र को तोड़ दिया। अर्चना और गीता ने भी राहुल की खुशी में खुशी जाहिर किया, पर कोई था जो अब चुप था और वो शख्स संग्राम सिंह था, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक तक सामने देख रहा था। कार अब भी अपने रफ्तार पर ही थी। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अचानक संग्राम सिंह राहुल की तरफ एकदम से पलटा। उसका चेहरा देखकर राहुल सख्ते में आ गया। हा हा हा। अचानक ही वह हंसने लगा और फिर जैसे अमावस की वो रात जैसे और डरावनी सी हो गई। सब कुछ बदलने लगा। सड़क पर दौड़ती एक कार जिसमें एक फैमिली यार। आज तो मजा आ गया। वीकेंड में फी नमिली के साथ बाहर जाना एक अच्छा अनुभव होता है, कार चालक बोला। तभी सड़क पर कोई चीज नजर आई और उससे बचने के लिए चालाक ने तेजी से कार मोड़ी। कार संतुलन खोते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। कार में बैठे पति पत्नी और उनके 3 बच्चे बाहर निकल आए। उन्हें हल्की चोटें आई थी। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ अर्जुन? स्त्री ने घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं सुनीता, ऐसा लगा जैसे सड़क के बीच में कोई आ गया। पता ही नहीं चला, पर मुझे पक्का यकीन है वहां कोई था। सुनीता चीख पड़ी। अर्जुन, क्या हुआ? वहां सड़क पर कोई है? सड़क पर? जब अर्जुन ने देखा तो उसे भी कोई आदमी दिखाई दिया। ओह सुनीता, शायद ये वही है जो हमारी कार से टकरा गया। पता नहीं इतनी रात में ये इतने घने जंगल में सड़क पर क्या कर रहा था। जरूर घायल होगा, हमें मदद करनी होगी। अर्जुन सड़क की ओर चल दिया जहां वो आदमी अब उठने की कोशिश कर रहा था। माफ कीजिएगा आप, मेरी कार से टकरा गए। मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप ठीक तो है ना? सड़क पर एक साया था, वह बोला। हाँ, मैं ठीक हूं। इससे पहले कि अर्जुन उसका चेहरा देख पाता, अचानक अंधेरा और बढ़ गया था। एकदम से चांद को बादलों ने जैसे ढक लिया था। आप इतनी रात में इस वीरान सड़क पर कौन है आप? मैं मेजर संग्राम सिंह। दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ओह,
किधर है आपकी कार, थोड़ा सा आगे। मैं मदद के लिए ही आपकी कार रोकने का प्रयास कर रहा था। मैं शर्मिंदा हूं। आज रात कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। मुझे पता ही नहीं चला कि आप सड़क पर कब आए। कोई बात नहीं, आपने अगर वक्त रहते कार मोड़ी ना होती तो शायद और बुरा हो सकता था। वह दोनों चलते हुए सड़क पर थोड़ा आगे आ गए। अर्जुन ने देखा, ठीक उनकी कार की तरह संग्राम की कार भी सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वह उसके समीप पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल उठा। वह कार देखने में लग रहा था कि कई साल पहले ही जल चुकी थी। उसने कार में झांक कर देखा। अंदर एक जवान लड़का, लड़की और एक औरत थी। वह सभी उसकी तरफ देखकर पलटे। उनके चेहरे पर भयानक इरादे नजर आ रहे थे। वह बौखलाता हुआ पीछे पलटा। पीछे संग्राम सिंह एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तूने क्यों मुझ पर और मेरे परिवार पर गाड़ी चढ़ाई? मैं अर्जुन लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। तब तक पीछे से उसकी कार वहां आई जिसे उसकी बीवी सुनीता चला रही थी। अर्जुन, जल्दी कार में बैठो, वह चीखी। उसे खतरा नजर आ गया था। अर्जुन संभल कर उठा और पलक झपकते ही कार में घुस गया। अंदर उनके बच्चे सहमे हुए बैठे थे। रहस्यमयी मुस्कान थी। सुनीता ने कार फुल स्पीड से आगे बढ़ा दी। संग्राम सड़क किनारे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? सुनीता, गाड़ी भगाती रहो, बोलो मत। पता नहीं वो कौन था और वो उसकी फी न मिली। ये सब क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अर्जुन डरा हुआ था। कार चलती रही। 5 मिनट बाद दोबारा उन्हें वहीं साया यानी कि संग्राम सिंह सड़क पर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ उसका पूरा परिवार भी खड़ा था। ये क्या हो रहा है अर्जुन? हम वापस उसी जगह कैसे पहुंच गए? ये सड़क क्या गोल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, अर्जुन बोला। कुछ देर बाद फिर से वे उसी जगह से निकले। इस बार संग्राम सिंह के परिवार के साथ एक बूढ़ी औरत छोटे बच्चे के साथ दिखाई दी। उस औरत के हाथ में भी एक कुल्हाड़ी थी। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में ये सिलसिला जारी है और हर अमावस की रात आज भी उतनी ही भयानक चीजें लेकर आती है जिसका बयान कोई कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। चलिए अब देखते हैं कि पिछली वाली वीडियो पे किस किस ने कमेंट किया है। 1 नंबर पे है राहुल जी, मुंबई से 2 नंबर पे है। पिंकी जी महाराष्ट्र से 3 नंबर पे है। अभय जी गया से 4 नंबर पे है। भावेश जी असम से 5 नंबर पे है। प्राचीन मिश्रा जी इंदौर से 6ठे नंबर पे है। रणवीर सिंह जी जम्मू कश्मीर से 7 नंबर पे है। अनामिका जी असम से 8वें नंबर पे है। मुस्कान जी हिमाचल से 9वें नंबर पे है। किशुम जी छत्तीसगढ़ से 10 नंबर पे है। जगदीश बरणवाल जी पंजाब से 11 नंबर पे है। शमीम अख्तर जी रावलपिंडी पाकिस्तान से 12 नंबर पे है। सिला लिंबू जी असम से 13 नंबर पे है। जमील पटेल जी महाराष्ट्र से 14 नंबर पे है। राजश्री जी मुंबई से। तो दोस्तों, ये थे पिछली वाली वीडियो पे कमेंट करने वाले दोस्तों का नाम। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम अगले वीडियो में बोलूं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप वीडियो को कहां से देख रहे हो। बस इतना काम आप कर लीजिए। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपका नाम मैं जरूर बोलूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।